जय हिंद दोस्तों। दुबई के मूल निवासियों की संख्या टोटल जनसंख्या की सिर्फ 17% है। बाकी के 83% लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य यूरोपीय देशों के हैं, जो यहाँ पर बिजनेस, मेहनत, मजदूरी करके अपने और अपने घर का खर्च उठाते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई को पहले टैक्स फ्री बनाते हैं, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन को ऑफर करते हैं कि भाई आप दुबई आओ, खुद इन्वेस्ट करो और बिजनेस करो, हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। यहाँ पर हर किसी के लिए रोजगार है, आप पढ़े लिखे हो या फिर बिना पढ़े लिखे, आपको जैसा नॉलेज होगा वैसी ही जॉब आपको प्रोवाइड की जाएगी। दुबई का नाम आते ही दो चीजें सबसे पहले ध्यान में आती हैं, वो है गगनचुंबी इमारतें, सोने के मनमोहक गहने, टैक्स फ्री चीजें और भी बहुत कुछ है। आइए दोस्तों आज के वीडियो में समझते हैं दुबई ने इतना बड़ा ग्रोथ कैसे किया। Dubai is a massive player on the global stage in terms of human development and of innovation. Just over 50 years ago, oil was discovered here in Dubai. So how did Dubai get so rich? Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum ruled Dubai for 32 years. Sheikh Rashid was credited with transforming Dubai into a world-class metropolis. Our growth and the growth of our industry will generate the trade, tourism and business that will drive the future success of the great city in which we live. 18वीं शताब्दी में दुबई की शुरुआत एक मछली पकड़ने वाले गांव को स्थापित करके हुई थी। दुबई 1822 तक बानियास जनजाति के लगभग 700 से 800 सदस्यों का एक शहर हुआ करता था। उस समय दुबई के शेख तहनुन बिन साकबुत हुआ करते थे। 1822 में ब्रिटिश नौसैनिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया कि दुबई उस समय मिट्टी के आकार से घिरे एक अंडाकार आकार के शहर में रहने वाले 1000 लोगों में आबाद, जो बकरियों और ऊंटों से घिरा हुआ था। लोगों का यही व्यवसाय हुआ करता था, जानवरों को पालना और मछलियां पकड़ना। सन 1833 में अबू धाबी के आदिवासी लोगों ने समुद्र शांति संधि को लेकर झगड़ा किया। झगड़े के बाद अल्बू फलासा जनजाति के लोगों ने खुद को अबू धाबी से अलग कर लिया और दुबई में रहने लगे। सन 1901 में मकतूब बिन ने दुबई को एक मुक्त बंदरगाह के रूप में स्थापित किया, जिसका यह नियम था कि यहाँ से आयात निर्यात पर किसी से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और व्यापारियों को पार्सल सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। सन 1905 में व्यापारियों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। यही कारण था कि ज्यादातर व्यापारी नावों से ही माल को समुद्र के पार पहुंचाते थे। साल 1906 में व्यापारी 70,000 टन कार्गो का व्यापार नावों की मदद से करते हैं। इसी वर्ष से दुबई के व्यापारिक केंद्र में तेजी मिलती है और दुबई के लोग लाखों का मुनाफा भी कमाते हैं। यह बंदरगाह जो दुबई में बनाया गया था, अब तक यह बहुत पॉपुलर हो चुका था, यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी इस बंदरगाह को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जानने लगे थे। दुबई को यह बड़ी सफलता मिली थी कि 1908 में दुबई में एक तूफान आता है और दुबई को पूरी तरह से तबाह करके रख देता है, जिसमें दर्जनों नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी और लगभग 100 से अधिक लोग इस तूफान की वजह से मारे गए थे। यह आपदा दुबई के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसमें कई परिवारों ने अपने कमाने वालों को खो दिया था और व्यापारियों को भी वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ा था। और वर्षों तक दुबई के इस बंदरगाह से माल का आवागमन भी ठप रहा था। अब दुबई में आता है तेल का युग। वर्षों की खोजबीन के बाद 1966 में दुबई के प्रादेशिक जल में तेल की खोज की गई। हालांकि यह तेल बहुत कम मात्रा में मिला था। जिस जगह पर तेल मिला था उस जगह का नाम फतेह या सौभाग्य का नाम दे दिया गया। इस तेल का उपयोग करके शेख रशीद ने दुबई के बुनियादी ढांचे में काफी विकास किया, परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी स्पेंड किया। साल 1968 से 1975 के बीच दुबई की जनसंख्या में 300% से भी अधिक की वृद्धि हुई। अब दुबई को हर क्षेत्र में लगभग सक्सेस मिल रही थी। सन 1970 के दशक के दौरान दुबई ने खनिज तेल और व्यापार से उत्पन्न राजस्व में काफी बढ़ोतरी की और दुबई के जेलेन अली क्षेत्र में 5 लाख गैलन के 2 भंडारण टैंक बनवाए, जिन्हें स्थानीय रूप से दुबई के लोग 2 कैजेंस 2 के नाम से जानते थे। अब खनिज तेल से दुबई को मुनाफा मिलने लगा था। इस मुनाफे के पैसों को शेख रशीद ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड किया और सड़कें, पुल, अस्पताल और स्कूल बनवाए, साथ ही परियोजनाओं पर भी काफी ध्यान दिया। 1990 में दुबई को जीडीपी की 24% हिस्सेदारी खनिज तेल से मिलती थी। दुबई तेल के बाद सबसे ज्यादा निर्यात सोने का करता था। दुबई की जीडीपी में 30% हिस्सेदारी गोल्ड क्षेत्र की थी। दुनिया भर से 20 से 40% सोना हर साल दुबई से होकर गुजरता था। इसका अधिकांश हिस्सा दुबई के प्राइम गोल्ड मार्केट गोल्ड सूक से आता था। हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है, दुबई में सोना इतना सस्ता है, टैक्स फ्री है,
फिर हम लोग दुबई से ही क्यों नहीं सोने वगैरह के गहने खरीद लाते हैं। अगर अदर कंट्रीज की अपेक्षा दुबई की बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए सोने पर कोई भी टैक्स नहीं है और ना ही कोई करप्शन है। इसी वजह से लोग दूसरे देशों से आते हैं दुबई को शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ से आप एक लिमिट में ही सोना ले जा सकते हैं, जिसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। अगर कोई महिला या पुरुष 1 साल से ज्यादा दुबई में रह रहा है तो महिलाएं अपने साथ 40 ग्राम सोना ले जा सकती हैं, वही पुरुष 20 ग्राम। लेकिन वही अगर कोई दुबई घूमने जाता है तो महिलाएं अपने लिए 1 लाख रुपए तक की सोने की शॉपिंग कर सकती हैं और पुरुष वही 50,000 तक। ये कुछ नियम है जिनको फॉलो करके दुबई से सोना लाया जा सकता है। दुबई ने खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बल पर काफी जीडीपी का ग्रोथ किया है। हालांकि जब से 21वीं सदी शुरू हुई है तब से दुबई के खनिज तेल भंडारों में काफी कमी आई है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 20 वर्षों में दुबई से खनिज तेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं ने दुनिया की कुछ सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों और अमीरात टावर्स जैसी सबसे बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिसमें है बुर्ज खलीफा, पाम द्वीप और सबसे महंगा होटल बुर्ज अल अरब। बुर्ज खलीफा $8 अरब की लागत से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यह 2004 में बनना शुरू हुई थी और 2010 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। इस बिल्डिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। 6 साल में बनकर तैयार हुई 820 मीटर ऊंची इमारत जो कि 200 मंजिल की है, लेकिन इसमें 163 मंजिल तक ही ऊपर जाना अलाउ है। बाकी के ऊपर फ्लोरों पर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक्स वगैरह का काम चलता रहता है। बुर्ज खलीफा को आप 96 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हो। यह आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर जाकर आप सूर्य को डूबते हुए दोबारा देख सकते हो। मान लो आप बुर्ज खलीफा के नीचे से सूर्य को डूबते हुए देखते हो और इसके बाद अगर आप जल्दी से लिफ्ट का यूज करके टॉप फ्लोर पर जाते हो तो आपको सूर्य डूबता हुआ दोबारा दिख जाएगा। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट दुनिया की चौथी सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप बुर्ज खलीफा को एरोप्लेन से देखोगे तो ये आपको एक फ्लावर की तरह दिखाई देगा। वही अगर आप बुर्ज खलीफा पर किसी चीज का ट्रेलर चलवाते हो या फिर किसी चीज का ऐड करवाते हो तो इसके लिए आपको 50 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर 3 मिनट का वीडियो बुर्ज खलीफा पर लोगों को दिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।